समंदर के रास्ते हो रहा है करोड़ों का काला खेल। जी हां दोस्तों, एक तरफ ईरान का तेल है, दूसरी तरफ चीन के टिपॉट रिफाइनर्स और बीच में खड़ा है अमेरिका का डंडा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने साफ कर दिया है कि जो भी ईरान के साथ खड़ा होगा उसे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। क्या चीन अपने बैंकों की कुर्बानी देकर ईरान से दोस्ती निभाएगा या फिर पीछे हट जाएगा? देखिए इस सेक्शन स्ट्राइक की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे ग्लोबल तेल सप्लाई ही नहीं बल्कि ईरानी तेल की सप्लाई पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। केपलर के अनुसार ईरानी कच्चा तेल चीन तक पहुंचने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा खरीदार है। ये जो तेल अक्सर सेक्शन से बचने के लिए अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है। इसके बाद जो है खरीदारों से भुगतान मिलने में भी करीब 2 महीने और लग जाते हैं। यूएस जो है वो लगातार कोशिशें तेज कर रहा है ताकि ईरान के तेल निर्यात को रोका जा सके, जो कि उसकी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अहम सहारा है। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की जो एजेंसी है OFAC ने चीन की बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनी हेंगली पेट्रोकेमिकल पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे कि साफ संकेत है कि अब अमेरिका चीन के तेल प्रोसेसिंग सेक्टर के बड़ी कंपनियों को भी निशाना बना रहा है। बैंकों पर भी सेकेंडरी सेक्शन लगाने की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट के अनुसार ये समझ आई है कि मंगलवार को अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने फिर से सख्त संदेश देते हुए कहा कि जो भी बैंक ईरान के साथ व्यापार को सपोर्ट करेंगे वे भी जोखिम में आ सकते हैं, यानी कि ऐसे बैंकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ट्रेजरी विभाग ने बयान में कहा कि वो अपने सभी अधिकारियों और तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर विदेशी बैंकों पर भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्शन लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर वे ईरान की गतिविधियों को समर्थन देते रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी ने भी ये भी कहा कि बैंकों को जोखिम के आधार पर कहीं ना कहीं सख्त निगरानी सिस्टम लागू करना चाहिए। अब ऐसे में खास करके शानडोंग प्रांत की जो रिफाइनरी है, इनके साथ लेन देन में अतिरिक्त जांच यानी कि ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों को भी साफ तौर पर बता देना चाहिए कि वो प्रतिबंधों के नियमों का पालन करें, वरना कार्रवाई हो सकती है। तो जिस तरीके से अब ये बड़ी गतिविधि सामने आ रही है उसे चीन को झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। तो कमोडिटी कारोबार के लिए भी फंडिंग सीमित है। ना एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं मानता, लेकिन उसकी सरकारी कंपनियां आमतौर पर उन तेल एग्रीमेंट से दूरी बना लेती हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में आते हैं। वहीं चीन के बड़े सरकारी बैंक अक्सर अमेरिका के प्रतिबंधों का पालन करते हैं। दोस्तों, चाहे मामला ईरान, उत्तर कोरिया या फिर हांगकांग के अधिकारियों का ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर होने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। चीन के बड़े बैंक जैसे कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ने जो है फरवरी 2022 में ही रूस से जुड़े जो कमोडिटी कारोबार के लिए फंडिंग सीमित कर दी थी, जबकि उस समय एनर्जी सेक्टर पर सीधे प्रतिबंध नहीं थे। इसके बाद 2023 के आखिर में जब अमेरिका ने रूस की मदद करने वाले विदेशी वित्तीय संस्थानों पर सेकेंडरी सेक्शन लगाए तो कुछ चीनी बैंकों ने रूसी ग्राहकों को फंड देने के नियम और सख्त कर दिए। अब चीन जो है अब भी ब्लैक लिस्टेड तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। दोस्तों, खास करके अपनी छोटी छोटी निजी रिफाइनरों के जरिए, जिन्हें की चीन जो है डिपॉट करता कहा जाता है। ये रिफाइनरी ईरान के लिए सबसे अहम ग्राहक है और सस्ते दाम पर तेल खरीदकर अपने बेहद कम मार्जिन को संभालती है, जिससे कि ईरान को लगातार आय मिलती रहती है। और ऐसे तेल कार्गो आमतौर पर जो है डार्क टैंकर के जरिए ले जाए जाते हैं, जो कि अपनी लोकेशन छिपाकर चलते हैं और रास्ते में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल को जो है ट्रांसफर किया जाता है ताकि असली सोर्स को छुपाया जा सके। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।